जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा। आज हम कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं निफ्टी 50 का हाल 26,175। और अभी भी कई लोग साइड में बैठ के वेट कर रहे होंगे जब 18,000 जाएगा तो इन्वेस्ट करूंगा। एनीवेज, आप किस कैटेगरी में हैं? क्या आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप भी इंतज़ार कर रहे थे निफ्टी का 18,000 पे जाने का, 12,000 पे जाने का? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। वृंदा बताएंगी कि आज हम किस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं। वृंदा जी प्लीज़। हाँ जी, आज हम इंडेक्स फंड पे बातचीत करेंगे। इंडेक्स हम्म। फंड हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंडेक्स फंड हम्म। है क्या पहले तो? पहले हम हम्म। ये समझेंगे इंडेक्स फंड है क्या, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपको रखना चाहिए अपने पास या नहीं, ये सारी चीज़ें हम्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और अच्छा चार्ट भी खुला हुआ है हमारे सामने। तो इंडेक्स फंड वो है जिसमें आप अगर पैसा लगाते तो 2,838% रिटर्न जो है वो कमा सकते थे। 2,838% जो है आप रिटर्न कमा सकते थे अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते। खैर, अगर 52 वीक और हाई लो भी देखें, 52 वीक लो और हाई भी देखें, तो वो भी हैरान करने वाला है कि 52 वीक लो जो है वो 18,000 है और 52 वीक हाई जो है वो 26,000 है। यानी कि इतना रिटर्न आप कमा सकते थे विद इन 52 वीक्स। इंडेक्स फंड वो है। चलिए, आपकी बात का थोड़ा टेक्निकल जवाब दे देता हूँ। तो बेसिकली इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स किसी भी चीज़ के चेंज को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, राइट। और इंडेक्स फंड्स जो है, अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मेजर करने का एक तरीका है। अब इंडेक्स फंड क्या है? जो भी फंड किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, उस फंड को हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड को आप लोग दो कैटेगरीज में जो है वो बांट सकते हैं। एक हो गया आपका एक्टिव फंड, एक हो गया आपका पैसिव फंड। तो जो पैसिव फंड्स होते हैं उन्हीं को आप लोग जो है इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। और इंडेक्स फंड का एक ही काम होता है, ये किसी एक इंडेक्स को पकड़ लेते हैं और जो जो स्टॉक्स जिस जिस प्रपोर्शन में उस इंडेक्स में होते हैं, उसी उसी स्टॉक्स को उसी उसी प्रपोर्शन में इस इंडेक्स फंड में भी खरीद लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा यही है जो इंडेक्स फंड हम लोग भी यूज़ करते हैं, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 के आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे। तो सारे इंडेक्स फंड्स जो भी निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? वो निफ्टी 50 यानी कि उन 50 कंपनीज को ही खरीदते रहते हैं उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में 50 कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर होती है। और इसी इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग को भी हम लोग पैसिव इन्वेस्टिंग बुला देते हैं। तो इंडेक्स फंड के आपको फायदे क्या लगते हैं और एडवांटेजेस अगर आप कुछ बताना चाहो? इंडेक्स फंड के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं इसे बोलता हूँ कि ये सुंदर, सुशील और टिकाऊ इन्वेस्टिंग का अगर कोई उपाय है तो वो इंडेक्स फंड ही है। मुझे ऐसा लगा मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। सुंदर, सुशील और टिकाऊ इंडेक्स फंड का अगर इन्वेस्टिंग का कोई उपाय है तो वो इंडेक्स फंड ही है। और फ़ायदे मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ, आप गिनिए। और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इसके। हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, एक तरफ की बात नहीं करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे मैं बोला, सुंदर, सुशील, टिकाऊ। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप एक बिगिनर हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है इंडेक्स फंड से अच्छा कुछ नहीं होगा। इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको पता है आपका पैसा कहाँ जा रहा है और इसलिए आप लोग जो है यहाँ से आराम से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे आप थीमेटिक फंड्स के बारे में सुनेंगे, मल्टी कैप के बारे में सुनेंगे, अगर आप कैटेगरीज पढ़ने बैठ गए आपके पसीने छूट जाएंगे। इतने तरीके तो कैटेगरी हैं आपके क्या। मैं जो इतने साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं भी कभी कभी देखता हूँ, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी कोई कैटेगरी होती है। तो हमारे खुद की भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इसलिए इंडेक्स फंड का सबसे पहला एडवांटेज मुझे लगता है कि दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको इंडेक्स जितना मैंने बोला है, अगर आप उसको भी थोड़ा सा और रिसर्च कर लें तो आपको समझ आ जाएगा और आप लोग जो है समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, विदा समझने से मेरे को एक बात याद आई। कल मैंने अपना बुक रीडिंग क्लब में मैंने एक 6 प्रिंसिपल्स जो हैं वो शेयर किए हैं। बुक रीडिंग क्लब क्या है ये भी आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग एक क्लब बना रहे हैं जहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा फोकस पर्सनल फाइनेंस पे है, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी की बुक्स मैं पढ़ता हूँ, उन पे ऑडियो नोट्स बनाता हूँ और ऑडियो नोट्स में अपनी कमेंट्री भी करता हूँ इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन लोकल कंडीशंस के हिसाब से। और साथ साथ में आप लोगों के लिए हम लोग एक पीडीएफ भी, उसमें समरी बना के एक पीडीएफ भी जो है वो शेयर करते हैं, राइट। और
वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी रेगुलरली पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान जो है वो लेते रहें। जो अच्छी अच्छी किताबें उसमें से, जैसे कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, रिचर वाइजर हैप्पियर। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ बुक रीडिंग क्लब में तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा। येस, हमने उसकी थोड़ी सी फीस रखी हुई है, बहुत कम फीस है, और उस पर भी आप लोगों को डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट कोड क्या रहने वाला है वृंदा जी, जल्दी से बता दीजिए। BRC24। BRC24, BRC24, तो उससे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। आप लोग जो है फ़ायदा उठा लीजिएगा। उसका लिंक वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ पे मिलेगा आपको बुक रीडिंग क्लब, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कोई कोर्स वगैरह नहीं है यार, ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि आप एक तरह से एक बुक ही जो है वो बाय कर रहे हैं, राइट। ये रहा हमारा बुक रीडिंग क्लब। अभी ये 4000 रुपीज़ का आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा वृंदा इस पर? 20%। 20% डिस्काउंट आप लोगों के लिए हो जाएगा अगर आप लोग कोड यूज़ करते हैं BRC24। मैंने गलत लिख दिया, BRC24। ओके, प्लीज़, राइट। ये कोई कोर्स नहीं है, मैं फिर बता दूं, दिस इज़ जस्ट अ क्लब जहाँ पे आप और हम मिलके जो है वो बातचीत करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और बुक्स के अंदर जो भी ज्ञान है उसको इंडियनाइज्ड करने की कोशिश करेंगे। खैर, वापस लौटते अपने टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड की। तो पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। दूसरा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब एक्सपेंस रेशियो इसमें सबसे ज़्यादा कम होता है। अब कई लोग मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, एक्सपेंस रेशियो कम होता है इससे, लेकिन रिटर्न्स भी तो कम आते हैं। मैं इसका जवाब थोड़ा सा डेफर कर रहा हूँ, इसी वीडियो में देंगे, थोड़ा सा डेफर कर रहा हूँ, आगे चल के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए एडवांटेज देखिए कि इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत कम होता है। और कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होती है। बस इंडेक्स फंड में हम लोग क्या करते हैं, एक अंडरलाइंग इंडेक्स को जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, इसलिए फंड मैनेजर की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं होती है एज फार एज सेलेक्टिंग द स्टॉक्स आर कंसर्न। तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। नाउ प्लीज़ मुझे मारिएगा मत इस बात के लिए, बट इसकी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरी ऑफ फंड्स, इन कंपैरिजन टू, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ज़्यादा होती है। इन कंपैरिजन टू, परफॉर्मेंस की प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू दी अदर एक्टिव फंड्स थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। आपको पता होता है, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होता है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ एक रूल ऑफ थंब, तो आपका इन्फ्लेशन जितना चल रहा है ना, उसमें 4-5% प्लस कर दीजिए, लगभग इतना रिटर्न जो है ये देता रहता है। अगर इन्फ्लेशन कम होगा, लोग बोलते हैं कि निफ्टी का रिटर्न 9% भी हो जाएगा, तो उस समय देखिएगा इन्फ्लेशन भी कम होगा। जब मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी ईयर में निफ्टी 50 आपको 0% या माइनस में भी रिटर्न दे, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल लंबे समय में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोरिलेशन यही बनेगा कि इन्फ्लेशन प्लस आपको 4-5% के आसपास या 6% के आसपास का जो है वो आपको रिटर्न इस पर मिलता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, राइट। एंड चौथा एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही बढ़िया है, ऑटो पायलट मोड पे आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती रहती है। अगर आप निफ्टी 50 देखें, उसके अंदर सारे सेक्टर्स हैं, चाहे फाइनेंस है, चाहे टेक्नोलॉजी है, एफएमसीजी है, ऑलमोस्ट हर बड़ा सेक्टर जो है वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आपका भी पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड बनता रहता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो से, स्पेसिफिकली सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से। एक आम आदमी को, एक आम इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए, उसके अंदर नहीं कूदना चाहिए, राइट। अब इसी के साथ साथ एक एडवांटेज और बताता हूँ, पांचवी एडवांटेज बता रहा हूँ मैं, राइट। तो 4 एडवांटेज मैंने बता दी, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस थोड़ी प्रिडिक्टेबल रहती है, डाइवर्सिफिकेशन रहती है। पांचवी सबसे बड़ी एडवांटेज, ये लोगों को समझ नहीं आती है, इस पर गालियाँ पड़ती हैं, और वो है टैक्स एफिशिएंसी। अभी टैक्स एफिशिएंसी एडवांटेज क्यों है, ज़रा ध्यान से सुनिए। आप अगर एक्टिव फंड्स में जाते हैं तो एक तो ना, इसके पीछे हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक्टिव फंड में कभी कभी आप लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, फंड चेंज कर ले, इससे अच्छी परफॉर्मेंस उस वाले फंड में आ रही है, कैटेगरी में ही चेंज करवाते रहते हैं, अब ये वाला नहीं, अब वो वाला नहीं। सो इंडेक्स फंड में क्या है कि आपने इन्वेस्ट किया, आप अब शांति से उसके अंदर बने रहिए, आपको ऐसा इधर उधर जंप मारने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो इससे क्या होता है, फिर से वही बात, क्योंकि जब आप जंप नहीं मारते, आपके गेन्स जो है वो अनरियलाइज रहते हैं, वो क्या होते रहते हैं, वो जो है एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और वो एक्यूमुलेट होते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगता है। हाँ, जब आप फाइनली बेचेंगे तब टैक्स लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मैथमेटिकली सारी चीज़ें करके देख लीजिए। आप जब टैक्स पे नहीं करते ईयर ऑन ईयर और वो एक्यूमुलेट होता रहता है, तो लास्ट में जब आप टैक्स पे करते हैं तो आपका जो आउटपुट है, आपका जो वेल्थ है, वो हमेशा ज़्यादा ही बनने वाली है इन कंपैरिजन टू दी सिनेरियो जहाँ पे आप लोग हर साल जो है वो टैक्स पे करते रहते हैं। तो ये 5 एडवांटेज वृंदा जी मैंने एक ही सांस में शंकर महादेवन जी की तरह ब्रेथलेस होकर बोलने की कोशिश करी है। फिर से बोल देता हूँ, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, और साथ साथ में डाइवर्सिफिकेशन एंड टैक्स एफिशिएंसी। लिख लीजिए इन 5 एडवांटेजेस को।
राइट। सो अब मैं आपसे डिसएडवांटेजेस भी पूछना चाहूँगी, बट डिसएडवांटेजेस पूछने से पहले मेरे पास एक सवाल है। आपने इंडेक्स फंड काफ़ी पहले मतलब उसमें पैसे डालने स्टार्ट कर दिए थे, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो अभी हम्म, आपका रिटर्न क्या आ रहा है इंडेक्स फंड्स पे? मैं आपको इंडेक्स फंड का रिटर्न अभी अपना दिखा सकता हूँ, मतलब दिखा तो नहीं सकता, बता सकता हूँ। हुँ। मैंने एक पूरी इंडेक्स फंड पे वीडियो भी डाली हुई है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें, वो काफ़ी फेमस वीडियो हमारे इंडेक्स फंड की। राइट, और उस इंडेक्स फंड पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो रिटर्न है, अब वो उस वीडियो से भी ज़्यादा जो है वो ऊपर जा चुका है आज की डेट में। राइट, अगर मैं देख के बताऊँ आप लोगों को, आ जाओ मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा इंडेक्स फंड इस समय 114% ऊपर है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, 66 लाख रुपए मैंने लगाए हुए थे, 66 लाख रुपीज़ मैंने लगाए थे, और वो अब 1,43,77,441 जो है वो हो चुके हैं। राइट, बाई चांस, बाई एनी चांस किसी को किसी प्रकार का शक हो रहा है तो मैं एटलीस्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये लीजिए, अभी ताज़ा ताज़ा स्क्रीनशॉट लिया बिल्कुल मैंने, ये देखिए। तो 66,96,842 रुपीज़ लगाए थे, 76,80,000 का गेन है, यानी 114% ऊपर है। और जो लोग बोलते हैं ना कि एस में कंपाउंडिंग नहीं होती, मैं उन्हें बात कैसे समझाऊँ। इस पे लड़ाई कर सकते हो मैथमेटिकली, बट आप ये देखो, ये जो 0.81% एक दिन का गेन है मेरा, 0.81% एक दिन का गेन है, दैट इज़ 1,16,141। और अब ये किस पे कैलकुलेट हुआ है? 0.81%, वो भैया हमारे इस अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ होगा ना। गेटिंग अ पॉइंट, वो 66 लाख पे थोड़ा ना कैलकुलेट हुआ होगा। तो मतलब इसमें से भी माइनस कर दीजिए 1,16,000, उसके ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा। खैर, मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे, बट येस, ये मेरा इंडेक्स फंड का एक्सपोजर है। टोटल एक्सपोजर कितना है वो मैंने वीडियो में आपको बता रखा है कि टोटल मैंने इंडेक्स फंड के अंदर कितना एक्सपोजर ले रखा है निफ्टी 50 के अंदर। मैंने उसमें मोमेंटम काउंट नहीं किया था, मोमेंटम पे हम किसी दिन अलग से बातचीत कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा ही मेरे पास एक और भी एग्जाम्पल है। अगर आप बोलते हैं वृंदा तो मैं दिखा देता हूँ कि और भी इंडेक्स फंड में जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, एक दो और इंडेक्स फंड के मेरे पास अभी सामने खुला हुआ है मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं दिखा सकता हूँ। बताइए, देखना डेफ चाहेंगे? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और इंडेक्स फंड में किया हुआ मेरा इन्वेस्टमेंट। ये लीजिए, ये लीजिए, इसमें भी अराउंड 69% जो है वो अप है सिचुएशन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये लीजिए, तो ये बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्लान ग्रोथ है। इसमें भी XIR आप देख रहे हैं 22% का आ रहा है। आई एम एन एम्परर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, इन द वर्ड्स ऑफ श्री राकेश झुनझुनवाला। 0.81%, ये भी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि भाई देखो, कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, वो भी निफ्टी था, ये भी निफ्टी 50 है। और इसमें एक दिन का गेन लगभग इतना है, 16 लाख रुपए का गेन है, 24 लाख रुपए लगाए थे, 69% जो है एब्सोल्यूट रिटर्न इस पर बन चुके हैं। ओके, तो मोटे मोटे तौर पे ये मेरा रिटर्न है इंडेक्स फंड का। आप लोग भी डेफिनेटली इस रिटर्न को पा सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, बट उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए साइड लाइन्स पर नहीं बैठना है आप लोगों को। खैर, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वृंदा जी, प्लीज़? अब मैं डिसएडवांटेजेस भी जानना चाहूँगी आपसे। जैसे आपने एडवांटेजेस बताई हैं एक ही साँस में, अब एक ही साँस में डिसएडवांटेजेस। कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था, मैं ये भी गा सकता हूँ, मुझे ये भी आता है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले डिसएडवांटेज मुझे लगती है कि आप इंडेक्स फंड को लेकर ना ब्रैग नहीं कर सकते कहीं पे। ऑल द बड़े आयरॉनिकल है कि मैं अभी ब्रैग कर रहा था यहाँ बैठ के। राइट, मैं ब्रैग नहीं कर रहा था, मैं दिखा रहा था कि देखो इंडेक्स फंड से भी पॉसिबल है। बट आप यू कैन नॉट गो एंड मेरा इंडेक्स फंड देखा इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आप मार्केट के रिटर्न्स पा रहे हैं, आप मार्केट को बीट नहीं कर रहे हो। जब आप मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ना ब्रैग करने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि लोग इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि भाई अ, कि मैं ब्रैग क्या करूँगा, ये बात आ जाती है कई लोगों में। इंडेक्स से तो कोई भी पैसे कमा लेता है, तेरा भाई मार्केट को बीट करके दिखाएगा। तो ईगो, हुँ, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो दिक्कत हो जाती है कि ईगो मसाज नहीं मिलती आपको इंडेक्स फंड से। अब इसको आप डिसएडवांटेज मानते हैं नहीं मानते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड जो है वो, आप ऑब्वियसली इसी के साथ अटैच्ड है, वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो आपको मार्केट जितना ही रिटर्न देंगे। इस पे मैं अपनी कमेंट्री, अपने थॉट्स अगर आपको बताऊं वृंदा, तो वो हुँ, ये है कि इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट को बीट करें। आप मार्केट जितने भी रिटर्न कमा रहे हो, आपको मैंने अभी यहाँ पे ये दिखाया था, निफ्टी 50 का चार्ट मैं आपको दिखा रहा था, क्या ये रिटर्न बेकार है क्या? मैं आपको और इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको NSE इंडाइसिस पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर ये लोग दिखा दें तो इंडाइसिस पे जाके हम लोग निफ्टी 50 का एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड अगर ये हो जाए तो, ये वेबसाइट हमेशा बेइज्जती करवाती है, जब भी मैं इस पे जाता हूँ ना ऐसे, तो हमेशा बेइज्जती करवाती है। फैक्ट शीट अगर मैं डाउनलोड कर लूँ निफ्टी 50 की, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ, पिछले 5 साल की बात करता हूँ मैं,
और उसमें टोटल रिटर्न में देखता हूँ तो 19.39 रिटर्न आ रहा है, 19.39%। क्या ये बुरा है? मैं मैं अगर इंसेप्शन से भी बात कर लूँ तो भी यहाँ पे 11.184, यहाँ पे 11.84 लिखा हुआ है ना, आप इसमें +1% तो कर ही लीजिए, राइट। TRI PRI आई होप लोगों को डिफरेंस पता है, राइट। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12.84% के आसपास का रिटर्न आपको मिल सकता था सिंस इंसेप्शन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12.5% तो कहीं नहीं गए। राइट। अच्छा, कई लोगों को इस वर्ड से भी नफरत है, अप्रॉक्सीमेटली करते रहते हो। भाई मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता सकता ना, ये आपको समझ में आएगा जब आप लोग पढ़ेंगे ना इन्वेस्टिंग की बुक्स, आपको समझ आएगा भाई अगर कोई आपसे सर्टेनिटी से बात कर रहा है ना 12% रिटर्न मिलेगा तो वो गलत ही है। एनीवेज, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको अगेन 12.5% के आसपास का रिटर्न जो है सिंस इंसेप्शन मिल सकता था अगर आप चाहते तो ये रिटर्न कैसा है वो आपने जज करना है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही यही है, मिल मुझे 22% रहा है वो बात अलग है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि भाई मुझे अपना जो है वो 12% तक का रिटर्न मिले। और इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज ही बन जाती है कि आपको एवरेज रिटर्न से अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और एवरेज रिटर्न का मतलब पता है क्या होता है कि ओहो मैंने जीवन में कुछ खास किया ही नहीं। और मैं आपको बता दूं एक लाइन अजय जैन सर ने मुझे बोली थी, टू अचीव, पता नहीं उनको भी किसी ने बोली होगी तो मुझे एग्जैक्ट ऑथर या एग्जैक्ट उसका कोट नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता, बट मैं ज़रूर बोलूँगा, टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स यू हैव टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन ऑर्डिनरी मैनर। ये सुन के कितना विरोधाभासी लगता है। टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स यू हैव टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन ऑर्डिनरी मैनर। आपको इंडेक्स फंड के अंदर SIP करते जानी थी और आप लोगों की वेल्थ क्रिएट इतनी ज़्यादा होती कि आपसे संभाले ना संभलती। बट एनीवेज, तो ये एक छोटा सा मेरा थॉट था इसके डिसएडवांटेज के ऊपर। प्लीज़ किसी तरह से मत समझिएगा कि सर ये तो आपने एडवांटेज ही बता दी घुमा फिरा के इसकी, नहीं नहीं, ये डिसएडवांटेज ही है कि आपकी आउट परफॉर्मेंस नहीं होने वाली है। दूसरा, आप याद रखें कि इंडेक्स फंड में मेजरली क्या मिलेगा। अगर निफ्टी 50 में आप जाते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो मेजरली आपको लार्ज कैप्स ही मिलने वाले हैं उसके अंदर, राइट। तो आप अगर निफ्टी 100 में भी चले जाते हो, लार्ज कैप मिलने वाले, बिकॉज फर्स्ट 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, राइट। तो वहाँ पे वो मिड कैप स्मॉल कैप वाला एक्सपोजर जो है वो मिसिंग होता है। ओके। तीसरा, मुझे क्या लगता है कि अगर किसी को येस बैंक याद हो तो जिसके पास इंडेक्स फंड था उसके पास गलती से येस बैंक भी था, राइट। तो जो कंपनीज डूब रही होती हैं, जो कंपनीज में प्रॉब्लम होती हैं, वो भी आपको पकड़ के रखनी पड़ती हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनी रहती है, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आज की डेट में मुझे पर्सनली कुछ कंपनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्योंकि मैं इंडेक्स फंड होल्ड करता हूँ तो वो मेरे पोर्टफोलियो का इनडायरेक्टली पार्ट हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप लूजिंग कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनके साथ आपका इन्वेस्टिंग टेम्परामेंट मैच नहीं होता या आपको पसंद नहीं है, वो कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जो है वो बनी रहती हैं। तो ये 4 डिसएडवांटेज, एक तो ब्रैग नहीं कर पाओगे, आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, लार्ज कैप बहुत सारी रहेंगी, और साथ साथ में आप ऐसी कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। राइट, राइट। सो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगी हम्म, कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होते हो, मतलब लाइक अपना डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मेरे पास एक्स अमाउंट है और मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो आप कितना परसेंट पोर्टफोलियो अपना इंडेक्स फंड को एलोकेट करना चाहोगे? सो सबसे पहले वृंदा में ये समझना पड़ेगा कि वन साइज फिट ऑल वाला गेम नहीं है ये, राइट। राइट। मैं तो सबको बोलता हूँ कि आपने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करते हैं, स्पेशली जिनके व्लॉग्स आप देखते हैं, सबसे पहले उन्हें देखना छोड़िए और अपने बारे में जानिए। उनके तो तुम्हें पहने हुए जूते का ब्रांड भी पता है, लेकिन अपने भाई तुम्हें बारे में पता नहीं, तुम्हारी रिस्क एपिटाइट कितनी है, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोचते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, वोलेटिलिटी झेल सकते हो नहीं झेल सकते हो। तो अपने बारे में जानिए और देखिए। अगर आप, फिर आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, बट एक बात पक्की है, आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड होना ज़रूर चाहिए। ऐसा मेरा फर्म बिलीफ है कि आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ज़रूर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इन प्लेस ऑफ इफ़ यू आर होल्डिंग लार्ज कैप फंड्स, ब्लू चिप फंड्स। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। पिछले 5 साल का अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे, लार्ज कैप का अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे, तो आपको वो इतना ही नज़र आएगा, 20% के आसपास, राइट। और पिछले 5 साल का अगर मैं यहाँ पे भी रिटर्न देख रहा हूँ तो वो आपको 19.39 के आसपास जो नज़र आ रहा है, 19.39 के आसपास, राइट। तो अब ये देखिए कि 20% 19.39, और उसमें भी आपने वहाँ पे हाई एक्सपेंस रेशियो दिया होगा, और उसमें भी वहाँ पे चांसेस था कि हो सकता है कि आप
ऐसे लार्ज कैप में फंस जाओ जो इससे भी कम रिटर्न दे रहा है, क्योंकि ऐसे भी लार्ज कैप आपको दिख जाएंगे पिछले 5 साल में जिनका रिटर्न एक्चुअली में कैटेगरी से भी कम गया होगा, 16%, 17%, 13%। तो अगर आप उन लार्ज कैप फंड्स में फंसे हुए थे, आप हाई कॉस्ट भी दे रहे थे और आप रिटर्न्स भी ज़्यादा नहीं बना पा रहे थे, तो आपने बहुत बड़ी आपसे जो है वो गलती हो रही थी। तो आपका पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप के लिए आपने सोच रखा है ना कि लार्ज कैप में खरीदूंगा, वो लार्ज कैप वाला पोर्शन आपको जो है वो इंडेक्स फंड से कवर करना चाहिए। राइट। अब आपने ये तो बता दिया कि इंडेक्स फंड होना ज़रूर चाहिए, बट आप हम्म, कितना परसेंट रिकमेंड करोगे? किस कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हम्म। कितना-कितना परसेंट आप बताओगे कि होना चाहिए? देखो, मेरा ऐसा मानना है, ए जो मैंने बोला कि होना तो ज़रूर चाहिए, बी परसेंटेज आपके ऊपर डिपेंड करती है। हुँ, मैं ये बोलूँगा कि एक तो जितनी भी लार्ज कैप एलोकेशन आप करना चाह रहे हो वो तो सब इंडेक्स फंड से ही करनी है आपने, उसके अलावा आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब लार्ज कैप में थोड़ा ध्यान रखिए। होता क्या है कि लार्ज कैप एलोकेशन ऑब्वियसली मुझे भी, मेरे पोर्टफोलियो में भी लार्ज कैप बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है लार्ज कैप, राइट, एंड स्मॉल कैप बहुत कम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो लार्ज कैप एलोकेशन आपकी ना एक आप इंडेक्स फंड के थ्रू ज़रूर करिए। उसका परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि 30% के आसपास आप ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 40% तक ले जा सकते हैं। कई हुँ, लोग 50, 60, 70 भी रिकमेंड करते हैं, बट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ पाया, आपके पोर्टफोलियो का 30-40% इंडेक्स फंड हो सकता है, राइट। इसके पीछे ना और भी बहुत सारे कारण हैं। आप देखिएगा जब मार्केट, अभी मार्केट ना परफॉर्म कर रही है तो इंडेक्स के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मुझे ही नहीं सबको बहुत अच्छे मिल रहे हैं जिसने भी इन्वेस्ट कर रखा था। तो अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, जब मार्केट नीचे गिरती है, जब मार्केट फ्लैट हो जाती है बहुत लंबे समय के लिए, तब आपके एक्टिव फंड्स होते हैं जो आपको हिम्मत देते हैं। हुँ, क्योंकि एक्टिव फंड्स में तब भी हमेशा, अगर आपने एक्टिव फंड भी सोच समझ के चूज़ किया है, तो एक्टिव फंड आपको उस समय हल्का हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं, बिकॉज वो एक्टिवली मैनेज है, फंड मैनेजर ने सोच समझ के सेलेक्ट किया है, राइट। तो इंडेक्स फंड पार्ट होना चाहिए। लार्ज कैप की एलोकेशन आप इंडेक्स फंड के थ्रू कीजिए, मुझे ऐसा लगता है 30-40% है, चलेगा। इससे ऊपर जब आप जाने लग जाते हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है कि अगर मार्केट बहुत समय के लिए शांत बैठ गई तो क्या होने वाला है, राइट। और मुझे मुझे डर इसलिए लगता है कि आप लोग क्या करेंगे, मेरा क्या, मैं तो चुप बैठ सकता हूँ भाई। मेरे अंदर हुँ, तो भाई पेशेंस की एक बहुत बहुत बड़ी जो है वो सीमा धीरे धीरे बन गई है। एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखता हूँ, बिल्कुल भी। बट इन्वेस्टिंग जहाँ पे आती है भाई, मेरे अंदर बहुत सारे पेशेंस है, राइट। तो सिचुएशंस को मैं हैंडल कर सकता हूँ एज फार एज द इक्विटी मार्केट इज कंसर्न, और उसके पीछे शायद फाइनेंशियल जो बैकिंग है, फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। तो यही है कि मुझे लगता है कि 30-40% होना चाहिए। इससे ऊपर जा रहा है तो आपको फिर ये समझना चाहिए कि उसके साथ भी थोड़े बहुत रिस्क आते हैं कि मार्केट आपकी अगर आपको रिटर्न नहीं दे रही है, फ्लैट हो जाएगी, तो आपके भी रिटर्न्स बहुत समय तक म्यूटेड हो जाएंगे। उससे आप घबरा के कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो आपका पोर्टफोलियो डिस्टर्ब कर दे। राइट। सो जैसे कि आप बीच में बोल रहे थे ना एक्टिवली मैनेज फंड्स, उसका भी कोई हम्म। डिसएडवांटेज अगर आप बता पाओ? उसके तो भर भर के बुराइयां करवाओ। देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हर फंड में ना दो मोटे मोटे रिस्क होते हैं। एक रिस्क हो गया आपका मार्केट रिस्क। व्हाट इज मार्केट रिस्क? मार्केट के ऊपर नीचे जाने का रिस्क, राइट। वो इंडेक्स फंड में भी, वो एक्टिव फंड में भी है। एक्टिव फंड में एक रिस्क फ्री में आता है, और वो है फंड मैनेजर रिस्क, राइट। कि हुँ, फंड मैनेजर के दिमाग पे सब कुछ डिपेंडेंट है, और इसलिए इंडेक्स फंड चूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं होती, आप बहुत आसानी से चूज़ कर सकते हैं। एक्टिव फंड चूज़ करने में बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए, देखने पड़ते हैं। स्पेसिफिकली फंड मैनेजर और एएमसी को भी आपको स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए एक्टिव फंड के सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगता है कि फंड मैनेजिंग स्टाइल पे आप लोग जो है डिपेंडेंट है। फिर अकॉर्डिंग टू द एक्टिव फंड, फॉर एग्जांपल कोई थीमेटिक, कोई सेक्टोरल एक्टिव फंड है, तो उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, साइकिल्स का रिस्क है। तो मुझे लगता है कि अगर रिस्क वाइज देखा जाए, अगर हम दोनों ही चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर भी इंडेक्स फंड में थोड़ा सा रिस्क कम है, और पैसिव में, अब सॉरी, एक्टिव में थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्टिव के थोड़ी डिसएडवांटेज ज़्यादा है। बट अगर आप एक्टिव फंड चूज़ करना जानते हैं तो आप बीट कर सकते हैं इंडेक्स फंड को, और अच्छा रिटर्न ऑब्वियसली बना सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है एक्टिव फंड्स आपके पोर्टफोलियो का ज़रूर पार्ट होने चाहिए। एक्टिव फंड्स आपको, अगर सही एक्टिव फंड है तो वो आपको मार्केट डाउन टर्न में भी बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाए रखता है आपकी। एंड डाइवर्सिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू जो है जा सकते हैं। प्लस आप एक्टिव फंड के थ्रू अपना स्मॉल कैप, मिड कैप, ये वाली जो आपको एक्सपोजर चाहिए होता है, स्मॉल कैप मिड कैप वाला, ये एक्सपोजर आप एक्टिव फंड्स के थ्रू लीजिए। एंड जो लार्ज कैप वाला एक्सपोजर है वो इंडेक्स फंड के थ्रू लीजिए। एंड
एक्टिव फंड सोच समझ के चूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ी यही है कि आप किसी और बंदे के माइंड पे जो है वो पूरा का पूरा बेट जो है वो करने जा रहे हैं। सो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या लगता है कि ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए? मतलब लाइक हम्म, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो पहली हम्म, बार इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसे हम्म। अभी करना चाहिए या वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल, अब जो है आप देख चुके हैं, आप में से कई लोग बहुत समय से वेट कर रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अगर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए हर समय सही समय है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी रन किया था। जब मार्केट अपने पीक पे थी, जब 21,000 आई तो वो भी पीक था, तो लोग कहते अब पीक पे पहुंच, अब तो गिरेगी गिरेगी, अब तो अब बचेगी नहीं, अब तो गिरेगी गिरेगी। 21 थी, पता नहीं 22 थी। तो मैंने एक स्मॉल कैप फंड में ऐसे ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि मैं बिल्कुल पीक पे स्मॉल कैप फंड में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ, और वो भी भाई ऊपर चला गया। राइट, क्या होता, वो नीचे जाता अगर मार्केट गिरती तो। एसआईपी बनी ही इसलिए है कि आप जब मर्जी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, आपने एसआईपी शुरू कीजिए। लमसम इस समय मत डालिए, एसआईपी के मोड से जाइए। आपके पास लमसम पैसा पड़ा है, भावुक मत होइए, मेरे पास भी रखा हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई। लेकिन हम एसआईपीज़ को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि एसआईपीज़ अपनी और भी अगर मुझे शुरू करनी तो मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं अपनी एसआईपीज़ तो शुरू जो चल रही है उन्हें चला रहा हूँ, और कुछ अगर नई शुरू करनी है, कुछ स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ बुल रन के चलते, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हो, कोई नई एसआईपी भी शुरू करनी तो मैं कर रहा हूँ। तो आप भी अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ और इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी एसआईपी शुरू कीजिए, बट तैयार रहिए। ये आप इस चार्ट से एक बात और सीखेंगे, और वो बात ये है कि भाई कभी भी आपके रिटर्न्स जो है वो लीनियर नहीं होंगे। मार्केट ऐसे नहीं रिटर्न्स देती है कि भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन चली गई, स्ट्रेट तो खैर ये भी नहीं बनी, बट मार्केट कभी भी आपको ऐसे रिटर्न नहीं देगी। ये सिर्फ होता है सलमान खान की पिक्चरों में, कि अचानक से एक गांव वाले लड़के को प्यार हुआ और भाई साहब ओलंपिक्स लड़ने चला गया, ओलंपिक मेडल भी जीत लिया उसने। वो यहाँ मार्केट में नहीं चलता। मार्केट में जो है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपको ऐसे ही चलती हुई नजर आएगी, धीरे धीरे, हौले हौले, कितनी बार नीचे गिरेगी, कितनी बार ऊपर उठेगी, कितनी बार नीचे गिरेगी, कितनी बार ऊपर उठेगी। तो तैयार रहिए, रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहिए। इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट मत कीजिए कि आप इन्वेस्ट करेंगे और एफडी की तरह आपको ये फिक्स रिटर्न देता रहेगा। सो आई होप गाइज, इंडेक्स फंड से जितने भी रिलेटेड सवाल थे मैं यहाँ पे आपको बता पाया, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग शुरू कर चुके होंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे, शुरू नहीं किए तो उसे शुरू करेंगे, इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट ज़रूर बनाएंगे। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बुक रीडर क्लब को ज्वाइन करने के लिए आप लोग जा सकते हैं दिए हुए लिंक पे, और आप लोग जब कोड यूज़ कर रहे होंगे, कौन सा कोड यूज़ करना है, BRC24, राइट, बी आर सी राइट। BRC24 कोड यूज़ करके आप लोगों को जो है 20% के आसपास का डिस्काउंट भी जो है वो इस पर मिल जाएगा। ज़रूर आइए, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स मैं रीड कर रहा हूँ, और उन बुक्स के साथ साथ मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है, और मैं वो नॉलेज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो तो जीतना शुरू। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।